यहाँ पर टीम इंडिया की धोनी की अगर बात करें, जो चीज़ हम सब ने देखी सुनी, स्ट्रैटेजी सब हमने देखा है, लेकिन अंदर की बात अगर करें तो पिछले क्वार्टर फाइनल में से 2011 का क्वार्टर फाइनल धोनी कप्तान था और आप हमेशा कप्तान को टिप्स देते रहते हैं, आप एक सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, तो क्वार्टर फाइनल से पहले, एक नॉकआउट स्टेज से पहले धोनी किस तरीके से टीम से बात करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, धोनी का तरीका क्या है? आई थिंक बाय नेचर वो काफ़ी क्वाइट है, ज़्यादा बात नहीं करते। जो भी बात करते हैं देन यू नो कि ये एक्चुअली मीन्स इट, है ना। तो कुछ याद टीम मीटिंग में बातें होती थी, ऑब्वियसली प्लानिंग वगैरह थोड़ा बहुत होता था, मगर ऑल्सो साइमल्टेनियसली मैं ये समझता हूँ कि वो प्लेयरों के साथ अलग अलग जाके बात करते थे और जो भी नोटिस करते थे कि ये एक ड्रॉबैक है प्लेयर में और यहाँ मैं उसकी कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ, तो वो हमेशा कहते थे और ओपन थे कोई भी एडवाइस, कोई भी सजेशन के लिए। और मैं हमेशा, मेरा क्रिकेट इसी तरह से खेला हूँ कि अगर मेरे मन में कोई ख्याल आता है कि ना मुझे ये सजेस्ट करना चाहिए, ये आइडिया देनी चाहिए, तो मैं कभी पीछे नहीं रहता था। मैं ऑलवेज जाके वो एक मेरा ओपिनियन था वो शेयर करता था। और बाद में कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करे या कोई और आइडियाज़ है जो अभी इस मोमेंट पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो वो डिसीजन उनके हाथ में होता है। मगर जो प्लेयर्स है, मैं कहूँगा कि आगे जब हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ धोनी के हाथ में नहीं है, आई थिंक ये पूरी टीम के हाथ में है। हर प्लेयर ने उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसे कप्तान जाता है और कप्तान सोचता है कि ये बॉलिंग चेंजेस होनी चाहिए और ऐसी फील्ड सेटिंग होनी चाहिए, तो उसी तरह से बॉलरों को भी वैसे ही सोचना चाहिए और फील्डरों को भी यही सोचना चाहिए, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है गेम में। और जब आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है गेम में, सॉल्यूशंस भी ज़्यादा आपको मिलते हैं। जब कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है आपके सामने, तो वो ज़्यादा ऑप्शंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं और वो ऑप्शंस आप तभी दे पाओगे अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है गेम में। बिल्कुल। सचिन, आज आप इस मंच पर हैं और आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जिनसे सवाल पूछा जाए। तमाम कप्तानों के साथ आप खेले हैं, खुद आपने कप्तानी की है। दो सवाल हैं और इसके बाद हम भारतीय बल्लेबाजी की तरफ रुख करेंगे। धोनी कप्तान के तौर पर आप कहाँ प्लेस करेंगे? एक कप्तान के तौर पर इतने कप्तान आपने देखे, खुद कप्तानी की, एक काम कप्तान, सबसे काम कप्तान रहा या कैसा कप्तान रहा है ये? आई थिंक मैंने सफलता के लिहाज से टीम बहुत अच्छी मिली धोनी को, भाग्यशाली रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ सफलता की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम में कि काफ़ी बैलेंस्ड है, कि कोई भी इंसान को, मैं कहूँगा सिर्फ कप्तान नहीं, कोई भी इंसान को अपने सक्सेस और फेलियर को बैलेंस करने आना चाहिए। और वो जब बैलेंस आप नहीं कर पाते तो सडनली उसका एडवर्स इफेक्ट आपको दिखने लगता है। और धोनी वो एक कप्तान है, वो एक प्लेयर है, वो एक इंसान है जो सक्सेस और फेलियर को बैलेंस कर लेते हैं। बहुत अच्छा बैलेंस रखा हुआ है उन्होंने, तो मैं धोनी को बहुत हाईली रेट करता हूँ एज अ कैप्टन। तो आप कहीं डक तो नहीं कर रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने कप्तानों के साथ आप खेले अपने अलावा, क्या आप सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं? एज एवरी इंडिविजुअल, यू हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ कि ये कंपेरिजन्स बाहर वालों के लिए होते हैं। आई एम पार्ट ऑफ दैट फैमिली। इट इज़ लाइक you being compared to one of the other journalists and someone says that someone else is better than you. हमारा कंपैरिजन हो जाता है, टीआरपी आ जाता है। No, I'm coming to that because हमारा जो भी होता है पब्लिक लाइफ में होता है, ग्राउंड में होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। और मैं यही समझता हूँ कि हर प्लेयर को रिस्पेक्ट हो, और उसी तरह से जैसे मैं कोई और प्लेयर को रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी तरह से धोनी को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और हाई रिगार्ड्स है कि जिस तरह से उन्होंने इतना प्रेशर लिया हुआ है और जिस तरह से वो टीम को लेके आगे बढ़ते हैं, इट इज़ इम्प्रेसिव एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट। अप्लॉज तो हो जाए इतनी सारी ना, ये गुड। और वो सवाल कहाँ गए? सब जो हाथ खड़ा कर रहे थे, आप सब सुन रहे हो? हाँ, जिसके पास सवाल है वो हाथ ऊपर कर सकता है, मैं मौका मिलेगा तो आपसे पूछूंगा भी। एक और सवाल अब बल्लेबाजी की तरफ रुख करते हैं। और बल्लेबाजी में हमने स्टार बल्लेबाज हमारी टीम में 2-3 है, खासकर विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली शायद, सचिन, वो विराट कोहली नहीं दिखा है अब तक जिसके लिए हम जानते हैं। गुस्सा तो दिखा है उनका मैदान के बाहर, लेकिन मैदान के अंदर वो स्कोर ऐसा नहीं दिखा है अभी तक।
नहीं वो खेल रहे। देखो मैं यही कहना चाह रहा था प्रोग्राम के पहले भी कि जो ड्रेसिंग रूम में होता है वो बाहर समझ में नहीं आता क्या है, और वो प्लानिंग सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए कहाँ भी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम हमारे लिए एक मंदिर है। मतलब बहुत सीक्रेट्स हैं आपके पास। उसकी बिल्कुल, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि बाहर किसी को पता नहीं है टीम का क्या प्लानिंग है। नहीं, एक सीक्रेट पता है, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप वैसे सोच रहे हो, नहीं, मेरे पास इसका एक मतलब सीक्रेट आपको है, एक सीक्रेट है शायद मेरे पास। पता नहीं मुझे है। पता पड़ा कि सचिन जो है खाना बहुत पसंद करते हैं, तो सचिन के खाने में नमक ज्यादा हो कम हो मिर्ची हो, सचिन को अगर आप पूछें खाना कैसा था तो सचिन कहते थे डिलीशियस। सच है? मैं ये जब सच है? छोटा था तब से मुझे सिखाया गया था कि आप खाने की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, okay. नेवर कंप्लेन, एंड आई जस्ट फॉलो दैट। तो ये आपके साथी खिलाड़ियों को ये सीक्रेट नहीं मालूम है। तो खैर हम विराट पे आ रहे थे। विराट की अगर बात करें तो विराट को थोड़ा परफॉर्मेंस के लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। नॉकआउट स्टेजेस आ गए, आई थिंक इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं एक्चुअली खुश हूँ कि जिस तरह से टीम खेल रही है, ये बहुत अच्छा अप्रोच है। और टीम ने उस तरह से खेलना चाहिए जैसे टीम चाहती है। किस तरह का क्रिकेट खेले, टीम ने उस तरह का क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए जैसे लोग चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जिस तरह से टीम सोचती है उससे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जिस तरह से लोग सोचते हैं उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि लोग जिस तरह से सोचते हैं इट फॉलोज टीम का परफॉर्मेंस, तो टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो लोग अच्छी बात सोचेंगे। पूछने का मतलब ये था कि जैसे सीनियर खिलाड़ी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हर प्लेयर को अलग अलग स्टेज में लाइफ में रोल्स आते हैं अलग अलग। जैसे अभी यहाँ मेरे सामने इतने छोटे बच्चे बैठे हैं और उनमें काफ़ी मैच्योर्ड लोग भी बैठे हुए हैं, काफ़ी एजेड लोग भी है। तो लाइफ में भी हर स्टेज में आप अलग अलग बिहेव करते हो, तो टीम में भी एक स्टेज आती है जैसे टीम का बैलेंस आप देखते हो, टीम का प्लानिंग देखते हो, किस तरह से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो, उस तरह से आपका रोल आपको बदलना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी रोल आप विराट की बात कर रहे हो कि विराट थोड़ा स्लो खेलते हुए नज़र आ रहे थोड़ा ज़्यादा, तो जितना मैं रीड कर पा रहा था शुरू से, तो मेरा यही रीडिंग है कि विराट को रोल दिया गया है कि तुम 50 ओवर खेलने की कोशिश करो और तुम्हारे आजू बाजू में सब प्लेयर्स आके खेलेंगे उनका गेम। तो विराट आई डोंट थिंक स्लो खेल रहा है, वो अच्छे पेस पे खेल रहा है, और बाकी के टीम वाले जो है वो थोड़ा अलग तरह का गेम खेल रहे हैं। और अगर जिस समय विराट जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो रोल कोई और खेलता हुआ भी आपको नजर आएगा, सिर्फ विराट नहीं। इस समय प्लान ए इज टू हैव विराट प्ले लाइक दिस, मगर अगर प्लान ए फेल होता है तो इमीडिएटली हम प्लान बी की तरफ जाएंगे, और वो प्लान बी डिपेंड्स कि उस समय दो बैट्समैन कौन बैटिंग कर रहे हैं, और उसमें आपको एविडेंट रहेगा कि एक बैट्समैन थोड़ा कम रिस्क ले रहा है तो उसका नेचुरली वो जॉब रहेगा कि उसे 50 ओवर खेलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई। बिल्कुल, नॉकआउट स्टेज है, और नॉकआउट स्टेज का मतलब है कि आप नॉकआउट हो जाओगे, हार गए तो घर वापस। और हाल में आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने बताया कि क्रिस केन्स को मोहाली में एक मैच हो रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, किस तरीके से मैदान के अंदर ही आपने वो रिवर्स स्विंग से परेशान कर रहा था और आपने उस रिवर्स स्विंग को निगेट कर दिया, बेकार कर दिया। राहुल द्रविड़ को सामने बल्लेबाजी कभी राइट में बैट, कभी लेफ्ट में, कभी बीच में भी रखा जब आपको समझ में नहीं आया। तो आपने उस इंटरव्यू के दौरान एक बात कही कि अपने विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रहो। तो ये टीम के लिए बहुत जरूरी होगा। ये टीम कैसे करेगी ये करना, आपके जहन में ऐसा कोई टिप जिससे कि हम हमेशा विरोधियों से, क्योंकि नॉकआउट स्टेज है, कैसे आप आगे रहते हैं? कम से कम एक बाहर से प्लानिंग करके हम अंदर जाएं कि हम विरोधियों से एक कदम आगे हैं। यहाँ हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और यहाँ से मैं टिप देना कुछ सही नहीं लगता मुझे। लेकिन सचिन जल्दी ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच रहे हैं। हाँ, टीम अच्छा खेल रही है, उनको वैसे ही खेलने दो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि रबर बैंड अब और ज़्यादा खींचने लगते हैं तो वो टूट जाता है रबर बैंड, तो उसको तोड़ने की मत कोशिश करो इतना। टीम को मुझे बिल्कुल पता है कि टीम ये सोच रही है कि हमें रबर बैंड और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसी को रिपीट करो। काफी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना। हाँ, अब तक हम स्मार्ट क्रिकेट ही खेलते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही कंटिन्यू रखो, क्योंकि देखो ये कहना बहुत आसान है कि इसी तरह की स्टाइल कंटिन्यू रखो, क्योंकि सामने से भी जब टीम आती है ग्राउंड पे वो भी जीतने के लिए आती है, वो भी प्लानिंग करके आती है, और उनके भी प्लान्स
उनको कैसे वो एग्जीक्यूट कर पाए, ये सोच रहे होते हमेशा। तो बहुत सारी प्लानिंग होगी, मगर जो स्पॉन्टेनिटी होगी कि उस समय ग्राउंड पे आपको कई साइंस मिलते हैं कि ना बॉलर शायद ये करने की कोशिश कर रहा है, मे बी फील्ड सेटिंग ऐसी है तो ये बॉल्स मेरी तरफ आ सकते हैं। ये सारे सिग्नल जो आते हैं ये पिक करने की कोशिश करो और फ्लेक्सिबल रहो कि प्लान, एक फिक्स प्लान पे मत अटके रहो, वहाँ पे जाके फ्लेक्सिबल रहो। बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। जनरेशन नेक्स्ट भी बैठे हैं और उनके साथी खिलाड़ी निखिल चोपड़ा भी बैठे हुए हैं। मदन जी जो कि उनकी कप्तानी के दौरान टीम के कोच थे, मैनेजर थे, आप भी बात कर सकते हैं। सवाल किसके पास है? हाँ, इनको माइक दो। ये रहा माइक पीछे, माइक पीछे आपके। हाँ दागो सवाल, मौका नहीं मिलेगा सर। Because Australia and South Africa has scored big scores like 410, 420. So which is the best team in your opinion? Well, you should know from the color of my suit, right? It's blue. It's India. So इंडिया सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है अभी, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ना इसी तरह का क्रिकेट आगे चलता रहे। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, बहुत टफ ऑपोजिशन रहेगी, और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा चैलेंजेस आए हुए हैं। वो आपके अगेंस्ट जितनी हो सके उतनी कोशिश करेंगे अच्छा प्रदर्शन दिखाने की। ये चैलेंजेस हमें ओवरकम करने हैं। उनके साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी रहेगी मुझे लगता है। तो ये 3 टीमों के अगेंस्ट हमें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा और कम्पीट करना पड़ेगा। लीजिए आपके। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, वैसे कोई ज़्यादा नहीं है क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये है तो क्रिकेट के ही बारे में। ये सवाल ऐसा है कि जब आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं और आपने डिनर कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप जब रूम में चले जाते हैं, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड टिल 7 o'clock in the morning, how many thoughts goes in your mind, how many, like, do you get sleep or your mind is ticking all the time? हमको मालूम है कि स्लीपिंग पिल्स खा के भी सोए हैं, ऐसा नहीं, this is the question which every sportsman goes through it. It's very difficult to sleep, or you're always thinking about the game. How you cope with that sort of that few hours, about 7-8 hours? So मुझे तो पहले ऑलमोस्ट 10-12 साल नींद नहीं आती थी। मैच अगर दूसरे दिन है तो रात को नींद नहीं आती थी। थॉट्स चल रहे होते थे कि किस तरह से मैं बैटिंग करूंगा, अगर ये बॉलर आए तो कहाँ पे खेलूंगा, या छोड़ने हैं बॉल। ये सारे थॉट्स और प्लानिंग होती है जिस तरह से आपका फॉर्म भी चल रहा हो। कभी कभी जिस तरह से आपका फुटवर्क होना चाहिए वैसे नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा चल रहा होता है तब नींद आती है। मगर मेरे केस में थोड़ा मुश्किल था, मुझे नींद नहीं आती थी। एक्सपीरियंस के साथ मैं खुद को जानने लगा और एक्सेप्ट करने लगा कि ये मेरी प्री मैच प्रिपरेशन है। तो शायद नींद नहीं आ सकती या नींद आ भी सकती है, तो मगर मैं मेरे रूम में जल्दी जाता था, बेड में जल्दी घुसता था, बहुत बार टीवी देखता था या कभी कभी सोचता था व्हाटएवर, कभी कभी गेम्स भी खेलता था ऐसे ही। मगर एडवांटेज मुझे तभी मिला जब मैं खुद को जानने लगा और एक्सेप्ट करने लगा कि ये मेरा प्री मैच प्रिपरेशन है। तो उसके बाद थिंग्स बिकेम ईजी फॉर मी, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस जो चीज़ होती है, जब आपको पता लगता है कि ये चीज़ होने वाली है और ये नॉर्मल है मेरे लिए, देन इट बिकेम ईजियर। सो थॉट्स आने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ कि 2003 में जब मेरे 14 साल में खेला हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट पे, पाकिस्तान के पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ी मैच थी, और यहीं सब बैठे हो, सब मुझे मेरे साथ अग्री करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान कितनी बड़ी मैच होती है। बहुत बार ऐसे भी हुआ कि ये मैच जीतो, इसके बाद जो होता है होने दो, जो हम नहीं सोचते, मगर इस तरह का प्रेशर होता है तो आप सोचने लगते हो काफ़ी सारी चीज़ें, और उसमें सोचने में बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं। निखिल, आपके साथी खिलाड़ी कुछ? स्किपी को मैं बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ, बट
स्कीपी से पूछना चाहूँगा, इतने साल लगातार एट द टॉप ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेला है, स्विच ऑफ करना एक खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी है, और सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी में म्यूज़िक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? बिल्कुल, आई मीन निखिल तो खेला हुआ मेरे साथ, तो उसको पता है एग्जैक्टली कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ तो बहुत बार मैं 2 ओवर के बीच में भी होता था। जब बीच में गए, कभी कभी सौरव गांगुली के साथ मैं बंगाली बोलने की कोशिश करता था ताकि हमारा प्रेशर कम हो जाए। कभी कभी प्रेशर इतना होता है कि ना एक एक बॉल इम्पोर्टेंट हो जाता है। बंगला में क्या और बोलते थे सचिन आप? उन बंगाली में आता है केमन आशो भालो अच्छी नो, तो उसमें सौरव हमेशा मुझे बोलता तू क्यों कोशिश कर रहा है बंगाली बोलने की है, नहीं मैं तेरे को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी खुद रिलैक्स हो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि अगर आप 6 घंटा बैटिंग करते हो तो 6 के 6 घंटा आप एक लेवल पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन ऑलवेज आपका तभी ज़रूरी होता है जब बॉलर आपको बॉल रिलीज करने जा रहा है, तब आपका कंसंट्रेशन 100% होना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि जब बॉलर ओवर के बीच में अपनी कैप दे रहा है अंपायर को और तब भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो। इट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ ज़्यादा मेंटली ड्रेन करती है और उससे कंसंट्रेशन जल्दी जाता है। म्यूज़िक के बारे में बात करें तो आई थिंक म्यूज़िक ऐसी एक चीज़ थी मेरे लिए, एक टॉनिक था। मेरे को हर मैच के पहले हम जब बस में से जाते थे तो मैं म्यूज़िक सुनता था, और इवन ड्रेसिंग रूम में भी म्यूज़िक सुनता था। काफ़ी आउट होने के बाद भी कभी कभी सुनता था, लंच टाइम में सुनता था, टी टाइम में। म्यूज़िक का मैं बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, और म्यूज़िक मेरे इमोशंस बहुत बार कंट्रोल करते थे। मुझे कोई कभी कभी पेपी म्यूज़िक सुनता था कि जो जाके मुझे बैटिंग में थोड़े जाके शॉट्स मारने, जोश तो बढ़ा वो दे जो। बिल्कुल वो सारी चीज़ें। तो म्यूज़िक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो एक आखिरी सवाल हमारे आज तक के हेड की तरफ से खड़े होके सुप्रीत जी। नहीं, हमारा ये कहना है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग रिजल्ट के लिए कहते हैं कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये देंगे। टीम इंडिया यदि चैंपियन बनती है तो आपकी तरफ से क्या गिफ्ट देंगे आप टीम इंडिया को? वाह, आप सबसे टीम इंडिया चैंपियन बनती है तो हम उसी तरह का पार्टी रखेंगे जो 2011 में रखे थे। वाह वाह, काफ़ी अच्छा पार्टी था। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल के लिए। खिलाड़ियों से मिलेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों से आप मिलेंगे तो शायद उनको एक शांति सी मिलेगी कि सचिन भाई आए, उनसे 1-2 टिप्स मिल जाए। मिलेंगे? मैं मिलूँ या ना मिलूँ, उनको पता है कि मेरे गुड विशेस उनके साथ है, कि मैं सबको पर्सनली जानता हूँ। मगर मुझे ये भी नहीं करना है कि जाके उनके प्रेपरेशंस के बीच में जाके डिस्टर्ब करना है, ये नहीं। क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन माई सेल्फ, मुझे पता है कि किस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में आप होते हो। मैच के जाने के पहले आपका रूटीन होता है, तो वो सारी रूटीन्स में ब्रेक नहीं करना चाहता। जिस कैजुअली अगर हम एक दूसरे को मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली मैं सबको गुड लक विश करूँगा, जी। मगर मुझे लगता नहीं कि मैं किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आपका वहां पर होना ही काफी है, और सेमीफाइनल फाइनल में सचिन तेंदुलकर वहां हैं और वहां से लौटेंगे तो टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जिताकर दूसरी बार। और मैं चाहूंगा जो यहां पर यंग जनरेशन बैठी है, अपना दमखम तो दिखाओ। सचिन जाते जाते कम से कम ऐसा हो जाए कि कभी आप लोग भूल ना पाए। एक बार फिर सचिन की आवाज के साथ, कम ऑन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।